यस माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे संप्रेषण बाधाएं। मतलब जब हम किसी को हमारी बात बताते हैं, ठीक है, तो उस दौरान कौन कौन सी समस्या आ सकती है। जरूरी नहीं है कि हम जिस तरीके से सामने वाले को समझाना चाहते हैं वो भी हमारे शब्दों का वही अर्थ ले, या जिस भाषा में हम बोल रहे हैं, जैसे हम इंग्लिश में बोल रहे हैं तो वो भी इंग्लिश समझता हो, या हम हिंदी में बोल रहे हैं तो वो भी हिंदी में समझ रहा हो। ऐसा नहीं होता हर बार। तो ऐसी कुछ समस्याएं आती है संप्रेषण करते समय, ठीक है फ्रेंड। तो इन समस्याओं के अतिरिक्त और कौन सी समस्या होती है वो आज हम जानेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ मैंने संप्रेषण की कुल 4 बाधाएं लिखी है, जिसमें मैंने लिखा है संकेतिक या संकेतीय भाषा, मनोवैज्ञानिक बाधाएं, बाधाएं, संकेतीय बाधाएं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं, संगठनिक बाधाएं और व्यक्तिगत बाधाएं। इन 4 प्रकार की बाधाओं से हम जानेंगे संप्रेषण में आने वाली बाधाओं को। तो एक एक करके हम इन चारों बाधाओं के बारे में जानेंगे। फर्स्ट हम जानेंगे संकेतिक या संकेतीय बाधाओं में क्या बताया गया है। तो इसने पहला पॉइंट बताया है संदेश की अनुपयुक्त अभिव्यक्ति, कि कई बार प्रबंधक अधीनस्थों को निर्दिष्ट अर्थ नहीं समझा पाता अथवा संप्रेषित नहीं कर पाता, कि जो बात वो बताना चाहता है वो बात वो समझा नहीं पाता। उसके पास ऐसे शब्द नहीं होते जो अपनी बात को कर्मचारी के मस्तिष्क में स्पष्ट कर सके। होता है ना कि कई बार हम समझाना क्या चाहते हैं, सामने वाला क्या समझ जाता है। तो ऐसा है इसके अंदर, ठीक है। यह किस वजह से होता है? संदेश की अनुपयुक्त अभिव्यक्ति, अपर्याप्त शब्द भंडार के कारण या गलत शब्दों के प्रयोग से होती है। ऐसी बाधा क्या है? संदेश की अनुपयुक्त अभिव्यक्ति, यह भी संप्रेषण की एक बाधा है। संप्रेषण को सामने वाला क्यों नहीं समझ पाया? क्योंकि हमारे संप्रेषण में ऐसे शब्दों का समावेश हुआ हो जो सही अर्थ नहीं बता पा रहे हैं, या फिर गलत शब्दों का हमने उनमें प्रयोग किया है। ऐसी अनेक बातों के कारण संप्रेषण निरर्थक हो जाता है। सेकंड देखो, विभिन्न अर्थों सही संकेतक, कभी कभी एक शब्द अनेक अर्थ बताता है ना, कि एक शब्द के बहुत से अर्थ हो सकते हैं। प्राप्तकर्ता को शब्द के उसी अर्थ को समझना है जो प्रेषक उसे समझाना चाहता है। उदाहरण दिया, जैसे मूल्य शब्द के 2 उदाहरण है। कौन कौन से? इस अंगूठी का क्या मूल्य, मतलब यहाँ कीमत को लेकर बात की जा रही है। और कंप्यूटर का कौशल सीखने का क्या मूल्य या महत्व है ना। एक मिनट देखो यहाँ पे, ये मूल्य। तो 2 बात आई, क्या बोला? विभिन्न अर्थों सही संकेतक, कभी कभी एक शब्द के 2 अर्थ होते हैं, तो उन शब्दों का अर्थ समझाना कर्मचारी को मुश्किल हो जाता है कि यहाँ किस मूल्य को लेकर बात की जा रही है, यहाँ कीमत को लेकर बात की जा रही है या महत्व को लेकर बात की जा रही है। तो ऐसा अर्थ भी आपको कर्मचारी को स्पष्ट करना होगा। यदि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो जिसके अनेकों अर्थ निकलते हैं, तो आपको अपने शब्द का सही अर्थ कर्मचारी को बताना होगा, अन्यथा आपका संप्रेषण या आपका संदेश, आपके विचार निरर्थक हो जाएंगे। तो आगे लिखा है कि आप पाएंगे कि मूल्य शब्द भिन्न अर्थों में अर्थ दे रहा है। इसकी गलत समझ संप्रेषण समस्या को उत्पन्न करती है। दोनों समझ में आ गए। संदेश की अनुपयुक्त अभिव्यक्ति, सही तरीके से संदेश न होने के कारण सामने वाला नहीं समझ पाता। दूसरा, अगर आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो जिनके अनेक अर्थ निकलते हैं, तो अपने शब्दों का सही अर्थ के साथ संप्रेषण करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। अगला देखो क्या लिखा है इसमें, अस्पष्ट संकल्पनाएं। कुछ संप्रेषण की विभिन्न संकल्पनाएं भिन्न व्याख्याओं के कारण हो सकती है। अस्पष्ट संकल्पनाएं मतलब कि मैंने क्या कहा और सामने वाले ने क्या सुना। जैसे मेरे घर पर कोई मेहमान आए, ठीक है। अब मेरे घर पर मेहमान आए हैं, तो मैंने कहा कि इन मेहमानों का ध्यान अच्छे से रखना। मैंने कहा इन मेहमानों का ध्यान अच्छे से रखना। किसको बोला? अपने बहनों को या अपने भाई को, किसी को बोला। जैसे मेरी कोई फ्रेंड ही बाहर से आई है, ठीक है, मैंने बोला मेरी फ्रेंड का मैं तो ध्यान रखूंगी, साथ में आप सब भी अच्छे से ध्यान रखना। तो अच्छे से ध्यान रखने का मतलब है कि उन्हें समय पर खाना मिलना चाहिए, वो सही तरीके से रह सके, उन्हें यहाँ रहने में किसी प्रकार की असुविधा न हो, ठीक है, वो अच्छे तरीके से यहाँ पर रहे। तो अब मेरा कहने का ये अर्थ था, और मेरी बहन या मेरे भाई क्या समझे कि कुल मिला के जब ये यहाँ पर रुक रहे हैं
तो ये अच्छे से यहाँ पर रहे, इन्हें कोई परेशानी ना आए, जबकि वो केवल एक बात को समझे कि रहने को लेकर कोई परेशानी नहीं आए, जबकि मैं कह रही हूँ कि इनको खाने से लेकर रहने तक की किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। तो ये बोला है अस्पष्ट संकल्पनाएं कि कभी कभी आप संप्रेषण में जो बात कहते हो उसे पूरी कहा करो। कोई फ्रेंड आई मेरी, मैंने बोला इसका खाने से लेकर रहने तक, पीने तक सभी प्रकार की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, मुझे ऐसा कहना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या कहा, इसका अच्छे से ध्यान रखना। अब अच्छे से ध्यान रखने का मतलब कि हाँ भाई अच्छे से बैठी है, बस इसका ध्यान रख लो कि इनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो लाकर दे दो। तो वो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ बिजनेस में है कि आप कर्मचारी को कोई बात कहना चाहते हो तो उस बात के लिए स्पष्ट बातें करो। ठीक है, अगला देखो क्या लिखा है, शारीरिक भाषा तथा हाव भाव की अभिव्यक्ति की डिकोडिंग। शरीर की प्रत्येक गतिविधि कुछ न कुछ अर्थ संप्रेषित करती है। प्रेषक के शरीर के हाव भाव तथा संकेत संदेश में अत्यंत महत्व रखते हैं। यदि जो कहा जाता है तथा जो शरीर के हाव भाव द्वारा व्यक्त होता है उसमें तालमेल न हो तो संप्रेषण का अर्थ गलत हो सकता है। शारीरिक हाव भाव की डिकोडिंग, डिकोडिंग मतलब कि संकेत, जैसे कि अनौपचारिक संप्रेषण होता है शारीरिक हाव भाव से, सिर हिला देना, अंगूठा दिखा देना, आंख दिखा देना, है ना। तो ये बोल रहा है कि जब आप ऐसा संप्रेषण करते हो तो ये सही होना चाहिए, वरना कभी कभी आपके द्वारा जो प्रतिक्रिया दी जाती है संप्रेषण को सुनकर और सामने वाला उसका अलग अर्थ निकाल दे, तो ये भी एक संप्रेषण की बाधा है। शारीरिक हाव भाव के द्वारा जो उत्तर दिया गया है वो भी संप्रेषण की एक बाधा है, और ऐसी बाधा किसमें शामिल की गई, सांकेतिक भाषा में। ठीक है, अब सेकंड पढ़ेंगे हम मनोवैज्ञानिक बाधाएं। मनोवैज्ञानिक बाधाओं में क्या दिया गया है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक बाधाएं, इसमें लिखा है कि भावात्मक तथा मनोवैज्ञानिक कारक संप्रेषकों की बाधाओं में भावात्मक अथवा मनोवैज्ञानिक कारक संप्रेषकों की बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं। भावनाएं कि सबकी भावनाएं अलग अलग होती है, सब हर एक बात का अलग अलग अर्थ समझते हैं, और मनोवैज्ञानिक के सबकी मानसिकता अलग अलग होती है। कोई किसी की बात का सही अर्थ लेता है तो कोई किसी की बात का गलत अर्थ लेता है ना। तो वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कुछ पॉइंट से। जैसे लिखा है इसमें असामयिक मूल्यांकन। कुछ स्थितियों में लोग संदेश के अर्थ का मूल्यांकन पहले ही कर लेते हैं, इसके पहले कि प्रेषक अपना संदेश पूर्ण करे। इस प्रकार का काल पूर्व मूल्यांकन पूर्व कल्पित धारणाओं अथवा पक्षपात जो संप्रेषण के विरुद्ध होता है उनके कारण होता है। कभी कभी संप्रेषण में क्या बाधा आई, सामने वाला नहीं बोलता उससे पहले उसका आकलन लगा लिया कि ये तो अब ऑर्डर ही मारेगा, या ये तो फिर अब यही बात का बोलेगा, इसका तो काम ही यही है। तो कभी कभी कोई व्यक्ति गलत बोलने वाला अच्छा भी बोल जाता है, तो हमें उसे सुनने का अवसर देना चाहिए। ठीक है, अगला सावधानी का अभाव या ध्यान न होना। संदेश प्राप्तकर्ता का दिमाग यदि कहीं और ध्यान मग्न है तो परिणाम संदेश को ध्यानपूर्वक न सुनना एवं मुख्य मनोवैज्ञानिक बाधा के रूप में कार्य करता है। जैसे सामने ऑडियंस बैठी है, ठीक है, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल आप क्लास में लो। अब टीचर जब आपको पढ़ाती है तो आई कांटेक्ट होता है, तब जाके आपको बात अच्छे से समझ में आएगी। या फिर ऐसा होता है क्या कि आप बस टीचर को देख रहे हो, टीचर इधर उधर देख के आपको पढ़ा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप पढ़ पाते हो क्या? नहीं पढ़ पाते हो। अब सुनते तो हो लेकिन आपको समझ नहीं आता। तो वहां पर भी यही बात है कि जब आप अपनी बात किसी से कहो तो उससे आई कांटेक्ट रहना चाहिए, या फिर इस तरीके से बात करनी चाहिए जिससे व्यक्ति के मस्तिष्क प्रभाव पड़े। उदाहरण के लिए यदि कोई कर्मचारी अपनी समस्याओं के बारे में अपने अधिकारी को बता रहा है जो अपनी किसी महत्वपूर्ण फाइल में ध्यानमग्न है, अधिकारी उसके संदेश को नहीं समझ पाता तथा कर्मचारी हतोत्साहित हो जाता है, तो यह भी संप्रेषण की क्या हुई फ्रेंड्स, एक बाधा। सावधानी का अभाव या ध्यान न देना, कि कभी कभी संप्रेषण में एक बाधा आ जाती है कि हमारा सुनने वाले की बात पर या करने वाले की बात पर ध्यान नहीं रहता है, तो उस कारण भी कही गई बात का कोई अर्थ नहीं रहता। अब क्या है कि कर्मचारी अपने मालिक से कुछ कह रहा है, मालिक का ध्यान अपनी फाइल में है, तो ऐसे कंडीशन में मालिक ने बात नहीं सुनी और कर्मचारी भी कैसा हो गया, हतोत्साहित, मतलब निराश हो गया। ठीक है, अगला देखो क्या लिखा है इसमें। अगला, संप्रेषण के प्रसारण में लोप, क्षय तथा अपर्याप्त प्रतिधारण। जब संप्रेषण, यहाँ पे जब करेंगे, जब संप्रेषण विभिन्न स्तरों से प्रसारित होती है तब संदेश के प्रसारण का परिणाम संदेश का क्षय अथवा अशुद्ध
सूचना के रूप में प्रतिफलित होता है, जो अधिकतर मौखिक संप्रेषण में पाया जाता है। क्या बोल रहा है वो? संप्रेषण के प्रसारण में लोप, प्रसारण में मतलब जब उसको भेजते हैं, जैसे मौखिक संप्रेषण होता है ना, एक लिखित होता है कि जो बात कही गई है वो पेज 10 लोगों के पास जाएगा तो 10 लोग उसे उसी अर्थ में पढ़ेंगे, जबकि मौखिक रूप में मैंने क्या बोला, आपने क्या सुना, फिर तीसरे को क्या बोला, फिर चौथे को क्या बोला, तो ऐसे बात हो जाए तो उसमें जुड़ती है या फिर घटती जाती है। तो बोल रहा है कि कभी कभी संप्रेषण का प्रसारण लंबा होने के कारण संप्रेषण को मतलब किसी व्यक्ति तक पहुंचाने में बीच में अनेक व्यक्ति आते हैं तो संप्रेषण का लोप या क्षय हो जाता है, संप्रेषण निरर्थक रह जाता है कि बीच में ही वो बातें निकल जाती है कि क्या कहना था, फिर हम बोलते हैं अरे यार उसने ये बात बोली थी मैं तो भूल गया। ठीक है, तो इसके अच्छा लिखित संप्रेषण अच्छा होता है ताकि सबूत के रूप में भी होता है। अगला है अविश्वास। संप्रेषक तथा संदेश प्राप्तकर्ता के मध्य अविश्वास एक बाधक के रूप में कार्य करती है। यदि दोनों ही एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं तो वे एक दूसरे के संदेश को उसके मूल अर्थों में नहीं समझ पाएंगे। मनोवैज्ञानिक बाधा हम पढ़ रहे हैं जिसमें हम पढ़ रहे हैं कि विश्वास का होना भी जरूरी है। संदेश जिन लोगों के बीच होता है अगर उनके बीच आपसी विश्वास है तो फिर उनके संप्रेषण का कोई महत्व है, अन्यथा उनके बीच हुई गई बात में समय की बर्बादी है। ठीक है, अगला देखो संगठनिक बाधाएं। इसमें क्या बोला? संगठनिक बाधाएं वे कारक जो संगठनिक संरचनाएं, आधारिक संबंध, नियम तथा अधिनियम इत्यादि से संबंधित है, कभी कभी प्रभावी संप्रेषण में बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं। उनमें से कुछ बाधाएं इस प्रकार है। संगठनिक बाधाएं मतलब नियमों को लेकर भी संप्रेषण में बाधा उत्पन्न हो जाती है, जैसे संगठनिक नीति। यदि संगठनिक नीति सुव्यवस्थित होगा, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक होगी, सुव्यवस्थित तथा अंतर्निहित संप्रेषण के स्वतंत्र प्रवाह में सहायक नहीं होते हैं तो ये संप्रेषण की प्रभावशीलता में बाधा पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए किसी संस्था में जिसकी रूपरेखा अत्यंत केंद्रित है, व्यक्ति मुक्त रूप से संप्रेषण के लिए उत्साहित नहीं होते। बहुत मिस्टेक हो गई है फ्रेंड, सॉरी, यहाँ पे उत्साहित को हम सही कर लेते हैं। ठीक है, इस वीडियो में जो मिस्टेक आई है उसके लिए सॉरी, आप उसको ठीक कर लेना। तो क्या है संगठनिक नीति कि यदि संगठनिक नीति सुव्यवस्थित अथवा अंतर्निहित संप्रेषण के स्वतंत्र प्रवाह में सहायक नहीं है तो संप्रेषण में बाधा पहुंचाएगी। आप जो बात कहना चाह रहे हो व्यवस्थित रूप में नहीं है, अगर जो नियम है उस नियम के अनुरूप आपके काम नहीं हो रहे हैं तो फिर बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए किसी संस्था में जिसकी रूपरेखा अत्यंत केंद्रित है, व्यक्ति मुक्त रूप से संप्रेषण के लिए उत्साहित नहीं होते हैं कि जहां पर किसी बात को लेकर नियम है ना, कि सिर्फ मालिक की ही बात चलेगी, यहाँ पे कर्मचारी नहीं बोल पाते, तो ऐसी जगह कर्मचारी क्या होते हैं, हतोत्साहित निराश होते हैं क्योंकि उन्हें अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलता। ठीक है, सेकंड, नियम तथा अधिनियम। सख्त नियम तथा बोझिल प्रक्रिया संप्रेषण में बाधक हो सकती है। उसी प्रकार से निर्दिष्ट माध्यमों से संप्रेषण विलंब के रूप में परिलक्षित हो सकता है, जैसे संप्रेषण विभिन्न औपचारिकताओं के आधार पर जाता हो या उसके लिखित रूप में जाता हो या कुछ भी फॉर्मेलिटीज को जब आप पूरा करते हो और संप्रेषण पहुंचाने में देरी हो जाती है तो फिर संप्रेषण का कोई महत्व नहीं रहता। समय रहते बात कर देनी चाहिए, समय रहते बात को बता देनी चाहिए, वरना समय निकलने के बाद अगर आप किसी बारे में समझाते हो तो उसका कोई महत्व नहीं रहता। जैसे समय रहते हमें हमारी तैयारी कर लेना चाहिए ताकि हम अच्छे मार्क्स ला सके, और लास्ट टाइम पे अगर पढ़ेंगे, एग्जाम टाइम पे पढ़ेंगे तो फिर हम पासिंग मार्क्स ही ला पाते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगला देखो इसका संगठन की संरचना में जटिलता। किसी भी संस्था में जहां प्रबंधक स्तरों की संख्या अधिक है संप्रेषण में विलंब होता है तथा उसमें विकार भी आ सकता है, क्योंकि सूचनाएं विभिन्न स्तरों से जितनी बार होकर गुजरती है उनका उतना ही क्षय होता है। इस पॉइंट में समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, बस यही है कि संप्रेषण भेजने की जितनी लॉन्ग प्रोसेस होगी उसमें उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आएगी। फिर अगला है इसमें संगठनिक सुविधाएं। यदि संप्रेषण के लिए निर्बाध, स्पष्ट तथा समय पर सुविधा उपलब्ध न हो तो प्रभावी संप्रेषण में बाधा आती है। सुविधाएं जैसे निरंतर सभा, सुझाव पेटी, शिकायत पेटी की डायरेक्ट कर्मचारी मालिक से नहीं मिल पाता, इसके लिए शिकायत बॉक्स लगाया जाता है ना, तो अगर वो नहीं होगा तो फिर संदेश कैसे पहुंचेगा, तो इस कारण भी बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो संदेश को भेजने के लिए जो बातें होती है उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। एंड लास्ट अब हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं व्यक्तिगत बाधाएं। व्यक्तिगत बाधाएं क्या है, देखो
प्रेषक तथा संदेश प्राप्तकर्ता दोनों के व्यक्तिगत कारक भी संप्रेषण पर असर डालते हैं। अधिकारी तथा अधीनस्थों के कुछ व्यक्तिगत बाधाएं हैं, जैसे पहली, सत्ता के सामने चुनौती का भय। यदि कोई अधिकारी अनुमान लगाता है कि कोई विशेष सूचना संप्रेषण उसकी सत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है, तो वह उस संप्रेषण को रोक सकता है या प्रतिबंधित लगा देता है। यहाँ बोला गया है जब कर्मचारी और अधिकारी दोनों के बीच कुछ बातें को छुपाया जा रहा है, जैसे मालिक को लगता है कि ये मेरा विश्वासपात्र इंसान नहीं हो सकता है, कर्मचारी नहीं हो सकता है, या इसको कोई बात कहूंगा तो ये बाहर कह देगा, या कोई बात कहने से मेरी संस्था या मेरे लक्ष्य पर कोई बाधा आ सकती है, तो इस कारण मालिक उस संदेश को कर्मचारी को नहीं बताता। तो उस कारण क्या समस्या आई, अब कर्मचारी तो उसी तरीके से काम करा जिस तरीके से बताया गया, उसे मेन बात नहीं बताई गई है, तो काम भी सही से नहीं हुआ। ठीक है, फिर अगला, अधिकारी का अपने अधीनस्थों में विश्वास का अभाव। अधीनस्थों पे कर लेना, यहाँ पे भी फिर मिस्टेक हो गई है। देखो, यदि अधिकारी को अपने अधीनस्थों की कुशलता में विश्वास, यदि अधिकारी अपने अधीनस्थों की कुशलता में विश्वास नहीं करता या वह आश्वस्त नहीं होता, तो वह उनके विचार तथा सुझाव नहीं लेता। कभी कभी अधिकारियों का अपने कर्मचारी पर विश्वास नहीं हो पाता, तो ऐसी कंडीशन में वो उनके सुझाव विचारों को नहीं ले पाता, जिससे उसे सही बात पता नहीं चलती। जबकि हमको मालूम है कि काम करवाने वाले से ज़्यादा काम करने वाला जानता है कि काम को कैसे करना है, तो वो उनकी राय नहीं लेता, उनकी सलाह नहीं लेता है, जिस कारण उसका काम सही से नहीं हो पाता। फिर है संप्रेषण में अनिच्छा। कभी कभी कर्मचारी अधीनस्थ अपने अधिकारियों से संप्रेषण के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं होते, यदि उन्हें यह लगता है कि यह उनके हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी। मतलब कि उन्हें लगता है कि इनकी बातें हमारे जो लक्ष्य है उन पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, तो वह उनको अपनी बात में शामिल नहीं करते। ठीक है, एंड लास्ट है इसमें उपयुक्त प्रोत्साहनों का अभाव। यदि संप्रेषण के लिए कोई अभिप्रेरणा अथवा प्रोत्साहन न हो, तो कर्मचारी संप्रेषण के लिए पहल नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि अच्छे सुझाव के लिए कोई प्रशंसा, सराहना अथवा प्रतिफल न हो, तो कर्मचारी उपयोगी सुझाव देने के लिए इच्छुक नहीं होंगे। ये हमें बता रहा है कि संप्रेषण में एक बाधा, जैसे कि हर एक व्यक्ति अपनी एडवाइस देता है, कभी किसी कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी ने उसका सॉल्यूशन दिया, तो उस बात के लिए उसे अप्रिशिएट नहीं किया गया, है ना, उसे नॉर्मली ऐसे ही इग्नोर कर दिया गया कि चलो ठीक है, इसका आंसर तो सभी दे सकते थे, तुमने दिया तो कौन सा अच्छा किया। तो उस कारण भी बाधा उत्पन्न होती है कि नेक्स्ट टाइम से व्यक्ति नहीं बताए, हो सकता है कोई आइडिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। संप्रेषण ऐसा होना चाहिए कि जिससे आप भी खुश और सुनने वाला भी खुश। ठीक है फ्रेंड्स, अब इनके अलावा आप बहुत सी बातें भी इसमें लिख सकते हो, जैसे कि संप्रेषण की बाधाओं में भाषा संबंधी बाधा, कि संप्रेषण करते समय दोनों पक्षों की भाषा एक होनी चाहिए, अलग अलग भाषा होने पर संप्रेषण व्यर्थ होगा। श्रवण संबंधी बाधा, हम जो बात कह रहे हैं उससे पहले हमें चेक कर लेना चाहिए कि सामने वाला हमें सुन पाता है या नहीं पाता है, इस बात की जानकारी कर लेनी चाहिए। भावना संबंधी बाधा, कभी कभी हम कहना क्या चाहते हैं, सामने वाला क्या समझ लेता है, तो इसी भावना संबंधी बाधाओं के कारण भी संप्रेषण में बाधाएं आ जाती है ना फ्रेंड। समय पर क्या संप्रेषण न होने के कारण बाधा उत्पन्न हो गई कि जब समय था तब बात नहीं बताई गई, समय निकलने के बाद उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो ऐसे पॉइंट्स भी आप लिख सकते हो, और ऐसे व्यक्तिगत बाधा, संगठनिक बाधा, इनको लेकर भी आप अपने पॉइंट्स लिख सकते हो। ठीक है, अब अगर आपको इसमें किसी भी पॉइंट में कोई डाउट लगता है तो उसे कमेंट्स बॉक्स में लिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।